सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस की ही, जिसने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो मुसद्दिका केसेस हैं वो 4782 हो गए हैं और इस वायरस के बायस तकरीबन 78 अफराद ऐसे हैं जो मौत के मुंह में चले गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने परसों सहाफ़ियों से मुलाकात की और अपनी मुलाकात में उन्होंने यही कहा कि वो मुकम्मल लॉकडाउन के हामी हैं, लेकिन विफाक जो है वो उनके साथ इस पेज पर नहीं है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया कि अगर कोरोना वायरस कच्ची आबादियों तक चला गया और ये इतना ज़्यादा फैल गया तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और शायद इसी के पेश नज़र अभी कुछ देर पहले ये खबर सामने आई कि कराची की 12 यूसीज़ ऐसी हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से इस तरह का कदम उठाया गया, लेकिन सिंध और विफाक एक पेज पर नहीं है। ये सारी सूरत हाल आखिर है क्या, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। कराची की 12 यूसीज को सील करने की बात की गई है और आज रात 12 बजे के बाद इन 12 यूसीज में कर्फ्यू लग जाएगा। कर्फ्यू जैसा माहौल होगा क्योंकि इन्हें सील कर दिया जाएगा। लगारी साहब, ये जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने सहाफ़ियों से मीटिंग की, आप भी इस मीटिंग में मौजूद थे, क्या यही डिसाइड किया गया था कि इस तरह से एरियाज़ को सील किया जाएगा? और मज़ीद इस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था कि क्या इकदाम किए जाएंगे? एक तो ये तजवीज़ थी, सहाफ़ियों की तरफ से भी थी और ख़ुद उनकी भी अपनी तजवीज़ थी, मेरी भी बात हुई थी कि वो सहाफ़ी तो उस वक्त तो 12 जो भी मौजूद थे दोस्त हमारे, सब एक पेज पर थे कि लॉकडाउन जो है वो ज़्यादा सख्त होना चाहिए। उसके अंदर जो नरमी होती है उससे ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। एक एक गाड़ी के ऊपर, एक एक बाइक के ऊपर 3-3, 4-4 लोग सफ़र कर रहे हैं और बहुत ही इस तरह से फैल रहा है। अगर कोरोना फैलता है तो पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर जो है वो किसी भी सूरत में, हमारे पास वैसे ही निजी शोबे में भी कोई इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को वो संभाल सकें, तो वो भी नहीं है। पब्लिक सेक्टर में भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं हैं। सिंध में अगरचे सूरत हाल कोई यानी कि जो नज़र आ रहा है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन ख़राब होने के इम्कानात मौजूद हैं। और वफाकी हुकूमत ओनरशिप नहीं ले रही है, लॉकडाउन की ओनरशिप नहीं ले रही है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वफाकी हुकूमत कह रही है जिन लोग भूखे मर जाएंगे। चीफ मिनिस्टर का ये कहना था कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है और वो ये समझते हैं कि कोई पड़ोसी अपने पड़ोस में रहने वाले शख्स को भूखा नहीं मरने देगा, लेकिन कोई शख्स किसी को कोरोना अगर उसको लगता है तो उसको ज़िंदगी वापस नहीं लौटा सकता और वायरस को भी वापस नहीं निकाल सकता है। तो असल बात यह है कि कोरोना को रोकना है और लोग जो हैं एक दूसरे की मदद करते हैं और इस लोगों पर भरोसा होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इस एक महाज पर तो ये है, दूसरी महाज पर यह भी एक बड़ा ज़ोरदार प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी सिंध हुकूमत ने जो है 12 अरब रुपए की इमदाद बांट दी, पता ही नहीं चला, जबकि सिंध हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं बांटा है। अभी तक तो उन्होंने ऐलान भी नहीं किया है इस तरफ को कि लोगों के घरों में पहुंचाना, इस तरफ गए ही नहीं है। अच्छा। लेकिन पहले से एक पूरे का पूरा माहौल बनाया जा रहा है और ढोल पीटा जा रहा है कि जनाब वो सिंध हुकूमत खा गई है और उसने तो 12 अरब रुपये खर्च किए, लोगों को पता ही नहीं चला। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें चीज़ों को बेहतर तौर पर समझने की ज़रूरत है। और चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा वरीड थे और उसी दिन उनके बहनोई का इंतकाल हुआ और वो जो है अपना इस सारी सूरत हाल को वो चाहते हैं कि एंकर की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आला सिंध इक़दाम तो कर रहे हैं लेकिन वो घबराए हुए थे, वो कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा घबराए नहीं। मैं मुझे एक तो ये है कि मुझे घबराए हुए नहीं लगे। अच्छा। मैं बिल्कुल उनके साथ ही बैठा हुआ था, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कि हम तकरीबन सोशल डिस्टेंस मौजूद था। मेरे और उनके दरमियान 1 मीटर से ज़्यादा का फासला था और बाकी जो हम एक दूसरे के करीब बैठे थे, हम लोग भी 2-2, 3-3 फुट के फासले पर बैठे हुए थे। लेकिन उनके फर्स्ट इमीडिएट करीब मैं बैठा हुआ था, मैं साफ देख रहा था वो घबराए हुए बिल्कुल नहीं थे। अगरचे उनको मालूम था कि उनके बहनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में थे कि उनके बचने के इम्कानात कम थे, लेकिन फिर भी वो बहुत होश हवास में, बहुत ठीक, उनका ना मॉरल डाउन था ना वो घबराए हुए थे। लेकिन वो इस बात से ज़ाहिर मायूस लग रहे थे और वो चाहते भी ये थे कि मीडिया में ये बात ना आए कि हम वफाक के साथ कोई इख्तलाफ कर रहे हैं। हम वफाक को दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इस सूरत हाल को समझे कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं
कि हम जो है वो लॉकडाउन को रिलैक्स करें और उसमें हम लोगों को कहें कि वो फैक्ट्रियों में चले जाएं, कारोबार में चले जाएं, ज़िंदगी में दोबारा लौट जाएं। अभी ये सूरत हाल नहीं है। जब यूरोप जैसा बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वसाइल हैं वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम गरीब मुल्क जो हैं हम कैसे संभाल पाएंगे अगर हमारे यहाँ फैल गया। और उसी दिन वो आया हुआ था कि तकरीबन कोई 7 एक ही घर में जो है वो 7 केसेस मंजर आम पर आए थे, जिससे चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस बात से थे, लेकिन इस बात से नहीं थे कि जनाब उनका मॉरल डाउन था। मुझे मॉरल डाउन नहीं लगा। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि सिंध हुकूमत और विफाक इस मामले पर एक पेज पर नहीं है। तो सईद गनी वाले से कोई सवाल उठा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। 14 अप्रैल के बाद अगर विफाकी हुकूमत लॉकडाउन खोलने का फैसला कर लेती है तो सईद गनी साहब के बकौल सूबों के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। लगाई साहब, आपको लगता है कि अगर विफाकी हुकूमत ऐसा फैसला कर लेती है तो सिंध हुकूमत उस पर मिनोअन अमल करेगी? क्योंकि सिंध हुकूमत तो अकेले भी स्टैंड ले सकती है, पहले भी लिया था। एक तो ये है कि वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन को तो अभी तक ओनरशिप दी ही नहीं है। अच्छा, वफाकी हुकूमत अपने आप को डिस्टेंस कर रही है सूबों के साथ, पंजाब के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ। यानी जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने, जब बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने, जहाँ उनकी हुकूमतें हैं, जहाँ उनके लोग काबीना में बैठे हुए हैं, वहाँ जब उन्होंने फैसला किया कि हमने लॉकडाउन पर जाना, उस वक्त भी वज़ीर आज़म ऑन पेज पर नहीं थे, वज़ीर आज़म की काबीना भी ऑन पेज नहीं थी, वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द बैठे हुए मुंतखब और गैर मुंतखब लोग भी एक पेज पर नहीं थे। जो ये सूरत हाल तो पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस चीज़ की ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये जो पैकेज का बार बार ऐलान हो रहा है ना कि हम तो 1 अरब 44 करोड़ किस तरह से बांध रहे हैं, और उन्होंने एलोकेशन कर दी, अपने लोग भी भेज दिए और सुबह से कहा है कि इंतज़ाम आप करें कि बांटना कैसे है, ये इंतज़ाम आपने करना है। भाई आप सुबह के या तो हवाले करें कि जी ये फंड्स हैं, ये रकूम में जाएँ, आप किस तरह से बांटते हैं, बांटने आपने हैं, वफाक हुकूमत उसका इंतज़ाम करे। तो मैंने एक एसओ भी बना लें, वफाक और सूबे मिलकर एक एसओ भी बनाए कि किस तरह से लोगों के घरों पर हमने पहुँचाना है, तो वो भी बना लेते। अब जो हमने देखा था उसी दिन सजावल में जितना बड़ा हजूम था, जितने बड़े लोग थे, किस तरह से लोग लग रहा था, छीना झपटी हो रही थी, क्या क्या हो रहा था, और पुलिस किस तरह से बेजार और किस तरह से जो है मजबूर लग रही थी। अब भी पुलिस ये करती है, पाकिस्तानी होने का सबूत दें, आप मेरे मेहरबानी करें, आप ख्याल करें, आप डिस्टेंस करें, आप सड़कों पर ना आएँ, इस तरह से पुलिस अपील कर रही होती है। तो अगर वज़ीर आज़म ओनरशिप नहीं लेते हैं तो उसके नतायज की भी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। लेकिन लगारी साहब, लॉकडाउन की तो चले ऑनरशिप नहीं ले रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, लेकिन आपको ये लगता है कि विफाकी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त होगा कि वो कोरोना के इशू को लाइटली ले रही है? नहीं, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आला ने जो चीज़ें की थी, कही थी, वो उन्होंने एक अमानत के तौर पर बात की थी कि जी आप लोग इसको ज़ाहिर करें ना करें, लेकिन ये कि मैंने सूरत हाल आपके सामने रखी है। हमें और ज़राए से भी चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वफाक ने सूबों को कहा, सिंध को कहा कि जी हम आपको 60,000 वो भेज रहे हैं टेस्ट करने के लिए, जो किट्स भेज रहे हैं। फिर अगले दिन मालूम हुआ नहीं हम 30,000 भेजते हैं, फिर अगले दिन नहीं हम आपको 18,000 कहते हैं। अब वो अगले दिन आ रहे थे 60,000, वो नहीं पहुँचे। फिर 30,000 आने थे, वो अगले दिन आने थे, वो नहीं पहुँचे। फिर 18,000 आने थे, नहीं पहुँचे। फिर 17,500 पहुँचे, जो पहुँचे सूबे ने उठाकर वापस कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये इस काम के नहीं है, ये बेकार चीज़ें आपने भेजी हैं, इससे नहीं होगा। अगर इस तरह से चीज़ों को चलाना है, आप सीरियस नहीं हैं, तो फिर हम क्या कहें? आप चीज़ों को बेहतर करने की ओनरशिप ले लें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस सारी सूरत हाल को बेहतर करने की ओनरशिप ले लें, बहुत शानदार बात है। लेकिन आप ये समझें कि जनाब लोग आप ये कहें कि भूख से मर जाएंगे, कोरोना से बच जाएंगे, अगर ऐसा आपका ख्याल है तो फिर मेरे ख्याल में मुनासिब ख्याल नहीं है। लेकिन लगारी साहब, कोरोना के इशू पर जिस तरह से सियासत की जा रही है, आपको नहीं लगता कि इस वक्त पूरी ऑपोजिशन को, हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए? देखें, हर क्राइसिस में यही होता है, दुनिया भर में यही होता है। आज भी जब गए हैं उसमें वेंटिलेटर पर नहीं, आईसीयू में गए बोरिस जॉनसन, वज़ीर आज़म बरतानिया के, तो थेरेसा मे का मैसेज आया, अपोजिशन का मैसेज आया, साबिक वज़ीर आज़म का मैसेज आया, गोर्डन ब्राउन का मैसेज आया, और जो बाकी उससे पहले जितने लोग भी वज़ीर आज़म रहे थे, चाहे वो किसी भी जमात के रहे थे, उन्होंने उनको मैसेजेस भेजे, अपनी यकजहती का इजहार किया। दुनिया भर में ऐसा होता है। अभी भी क्या हुआ है, इस वजह से बर्नी सैंडर्स ड्रॉप कर लिए उन्होंने अपनी नॉमिनेशन, हालांकि उम्र के इस हिस्से में आए कि उनके लिए चांस था कि वो उसके लिए करते, लेकिन उन्हें जो बाइडेन के लिए रास्ता इसलिए खोल दिया कि इस चक्कर में जो है वो लोग उसका शिकार हो जाएंगे। अगर उन्होंने
मास मोबिलाइजेशन शुरू की तो ज़्यादा मसाइल पैदा हुए। उन्होंने कहा मैं अपना नाम विड्रा कर रहा हूँ भाई, अब जो बाइडन हमारे उम्मीदवार हैं और जो बाइडन जो है वो लेबर पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। अगर अपोजिशन इस तरह से करती है और इसके बाद आप इलेक्शन में जा रहे हैं, कंजर्वेटिव पार्टी भी अपना जो दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी वो भी अपना कर चुकी है कि जी वही इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप लड़ेंगे उनकी तरफ से, यहाँ से इनकी तरफ से जो बाइडन लड़ेंगे इलेक्शन। तो पार्टियाँ एक पेज पर होती हैं, हम इल्ज़ाम लगाने में एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को नीचा दिखाने में हम एक पेज पर होते हैं, बाकी डिलीवर करने के लिए हम एक पेज पर नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, इस सारे मामले पर हुकूमत क्या सोचती, हुकूमत क्या कर रही है, असद उमर साहब का मौक़िफ़ भी आपको दिखा देते हैं। 13 अप्रैल को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होगा जिसमें फैसला किया जाएगा कि अब आगे करना क्या है। लगारी साहब, जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, आप क्या समझते हैं क्या फ़ैसला होना चाहिए? मेरे ख्याल में आज ये हुआ है जो सिंध के अंदर आगाज़ हुआ है कि 12 यूसीज़ में आज कर्फ्यू लगाया गया और ये वो यूसीज़ हैं जहाँ पर कोरोना के केसेस ज़्यादा सामने आए थे और हुकूमत ने ये कहा कि यहाँ से हम कर्फ्यू लगाते हैं और रात को 12 बजे से कर्फ्यू लग जाएगा और अमलन उसका कोई रिलैक्स का भी टाइम दे हुकूमत आगे जाकर कर सकती है। लामहदूद कर्फ्यू नहीं हो सकता है और कर्फ्यू के दौरान भी निकलने का भी एक तरीक़ाकार होगा कि हर घर से एक आदमी निकले और एक आदमी जब निकले तो एक ही नज़र आए और कोई दुकानें खुली हों तो वहाँ पर भी राशना लगाया जाए। ये सूरत हाल आपको करनी पड़ेगी और मेरा ख्याल ये नहीं है कि ये 12 ही यूसीज़ हैं। मेरे ख्याल में अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बारी होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट साउथ की बारी होगी। डिस्ट्रिक्ट साउथ में बड़े गुंजान आबाद इलाके हैं और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी बहुत गुंजान आबाद इलाके हैं। ऐसे नहीं है कि वहाँ नहीं है, बड़े बड़े ऐसे इलाके हैं जो बहुत बड़े दूर फैले हुए इलाके भी हैं और गुंजान आबाद इलाके भी हैं। मच्छर कॉलोनी और जो भुट्टा विलेज है, किमारी का इलाका है, ये वेस्ट के जो इलाके हैं इनमें बहुत ज़्यादा वो हो सकता है। और इसके अलावा वेस्ट में और इलाके हैं, बल्दिया टाउन है और बल्दिया टाउन के साथ मिले हुए इलाके, सईदाबाद का इलाका है और शेरशाह का इलाका, उससे मुल्हिका और भी कई इलाके हैं वेस्ट के, साइड का इलाका, औरंगी टाउन का इलाका, इन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा इस सूरत हाल के ख़राब होने के ख़दशे हैं कि कोरोना ज़्यादा ना फैले। इसी तरह से सेंट्रल में भी बड़े इम्कानात हैं कि वहाँ भी ऐसा सूरत हाल है। नो डाउट के साउथ भी ऐसी सूरत हाल में है। तो ग्रेजुअली ये मेरे ख़्याल में सिंध हुकूमत का, ये उन्होंने हमें नहीं कहा था लेकिन वो कर्फ्यू के ऑप्शन पर गौर ज़रूर था और सहाफ़ियों की तरफ से उन्हें तजवीज़ भी दी गई थी कि आप इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करें अगर ज़रूरी हो, क्योंकि लोग इस बात को ठीक तौर पर नहीं मान रहे। क्या मुझे समझ में नहीं आती है कि एक बाइक पर 3-4 आदमी बैठ जाएं और 3 ख़वातीन एक आदमी चला रहा है, भाई किस लिए, कहाँ, क्यों, किस वजह से जा रहे हैं आप, नहीं समझ आती, ये बात समझ में नहीं आती है। तो अब लोगों को इस नई सूरत हाल से एडजस्ट करना सीखना होगा, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा लगाई साहब, सेहत के हवाले से हुकूमत जो इकदाम कर रही है, जो असद उमर साहब बता भी रहे थे अभी, आप उनसे मुतमईन हैं? नहीं, देखें, मैं वफाकी हुकूमत को डिस्क्रेडिट नहीं करता हूँ। मुझे मैं वैसे सियासी तो हमें करनी नहीं है ना, हम तो एक सूरत हाल को देख कर उसका तजिया करते हैं। वफाकी हुकूमत के इंटेंशन पर भी हमें कोई वो नहीं है। वो इस बात को लेकर बैठ रहे हैं कि दिहाड़ीदार मजदूर का क्या होगा। मैं समझता हूँ कि दिहाड़ीदार मजदूरों का वकील के तौर पर मैं हमेशा उनका करता हूँ कि मज़दूर, किसान, मेहनत कश और जो आम आदमी दिहाड़ीदार मजदूर है उसको तो किसी सूरत में भी खाने का मसला नहीं होना चाहिए। तो रियासत की जिम्मेदारी है ना कि रियासत पहुँचाए। अगर आप 1 करोड़ से ज़ायद इंसानों को दे रहे हैं तो आप पहला टारगेट करें ना कि दिहाड़ीदार मजदूरों को हम पहले दें, सबसे पहले दें, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जाएँ आप लॉकडाउन की तरफ, जाएँ आप कंप्लीट आइसोलेशन की तरफ जाएँ, इससे पहले कि ये फैल जाए। अब अल्लाह करे कि गर्मी की शिद्दत जो बढ़ रही है और सिंध में बढ़ रही है, उससे अगर ये इफेक्ट होता है तो हो जाए और अगर ये हमारा रिड्यूस हो जाता है तो भी ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ रहा है तो इसको रोकना तो है ना। रोकना तो है, बिल्कुल। हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कोरोना वायरस से ही रिलेटेड कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, हुकूमत ने तो बहुत समझाया लेकिन अवाम को समझ नहीं आया। लॉकडाउन के बावजूद अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं और अब ये फैसला किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से कि शायद अब हम कर्फ्यू की तरफ जाएं। 12 यूसीज को मुकम्मल सील करने का कहा गया है और रात 12 बजे के बाद 12 यूसीज को सील भी कर दिया जाएगा। लेकिन लगारी साहब, एक और अहम मामला है, वो ये है कि बहुत सारे फैशन ब्रांड्स ऐसे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मुलाजमीन की जबरी बरतरफियाँ शुरू हो गई हैं। तो ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा मामला है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस मामले को किस तरह से हैंडल किया जाएगा जब लोग बेरोज़गार होंगे? मेरा ख्याल है कि किसी शख्स को भी बेरोज़गार करना जो है, इससे ज़्यादा सितम और इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता है। इसलिए कि एक तो ये कि वो घर पर बैठे हैं और कोरोना की वजह से ये सूरत हाल है, और दूसरी बात यह है कि अगर सेल नहीं हो रही है और प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो क्या यही एक महीना था जिसमें सेल का मसला था? क्या एक ही महीने की आपके पास सारी आपकी बचतें थीं या आपका प्रॉफिट जो आप लेते रहे माजी में, क्या यही कुछ था? इसलिए कि यूँ आपने इस सेक्टर को आज़ाद किया और पब्लिक का जो कंट्रोल है वो कम से कम हुआ, और आपने जिस तरह से यूनियंस को डिप्रेस किया और आपने ट्रेड यूनियनिज्म को की हौसला अफजाई नहीं की, हौसला शिकनी की, उसका नतीजा ये हुआ है कि जो अपने फैक्ट्रियों में बैठा हुआ सेठ है वो समझ रहा है कि मैं ही मालिकुल मुल्क हूँ, खुदा की जो मखलूक है उसको मैं चाहूँ तो रोज़ी दूँ, उसको चाहे तो ना रोज़ी दूँ। ये बात जो है एक बड़ी जिद्दोजहद के बाद लोगों ने ये हासिल की थी मराद के वो जाएं और उनका जो जॉब की सिक्योरिटी है वो उसको मस्ट होना चाहिए। तो इस पर अब हुकूमत को देखना है कि हुकूमत क्या करती है, हुकूमत क्या लोगों की जॉब सिक्योरिटी की ज़मानत लेती है या नहीं लेती है, हुकूमत उन्हें मजबूर करती है या नहीं करती है, जो उसमें है तो वो उस तरफ जाएं ताकि लोगों के जो मसाइल है वो हल हों। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।